हेलो बच्चों, दिस इज राशि और एसएसटी टीचर। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पावर शेयरिंग। तो बेसिकली पावर शेयरिंग क्या होता है? जब पावर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स में स्प्लिटेड होती है, जैसे कि इंडिया में होता है। इंडिया में भी क्या है? पावर शेयर्ड है। मतलब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर भी है जो पूरे नेशनल लेवल पे काम करते हैं। उसके अलावा अलग अलग हमारे पास स्टेट्स है जिसमें क्या होते हैं, उनके अलग अलग चीफ मिनिस्टर या सीएम होते हैं। तो सीएम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर अपने लेवल पे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो पावर है आपकी वो दो ऑर्गन्स में स्प्लिट हो गई। उसके अलावा इंडिया में एक और ऑर्गन चलता है, दैट इज अ थर्ड ऑर्गन, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से पावर का अलग अलग ऑर्गन्स में स्प्लिट होना या शेयर होना पावर शेयरिंग कहलाता है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप हर एक जगह पर अच्छे से नजर रख सकते हो। अगर एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर होंगी तो हो सकता है कि कुछ कॉर्नर्स कंट्री के ऐसे छूट जाए जहां पे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रीच ना कर सके। तो इसलिए हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला है कि हम अपनी पावर को स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में, जिससे इतनी बड़ी कंट्री अच्छे से रूल हो पाए और इतनी बड़ी प्रॉब्लम बहुत इजीली रिजॉल्व हो पाए। अब ये हुआ क्यों, इसके लिए आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक में दो केसेस दिए हुए हैं, बेल्जियम का और श्रीलंका का। जो दोनों के दोनों केसेस कंपेयर करने भी आ जाते हैं एग्जाम में, या डायरेक्टली एक केस को एज इट इज उठाकर पूछ भी लेते हैं। एमसीक्यूज में उसकी एथनिक कंपोजिशन पूछ ली जाती है। तो चलिए देखते हैं कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग से क्या फायदा हुआ और श्रीलंका में पावर शेयरिंग के ना होने से क्या नुकसान हुआ। बेल्जियम, देखो पावर शेयर कब होती है? जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग ग्रुप्स हो। अब क्योंकि यहाँ पे हम बेल्जियम में पावर शेयरिंग देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी क्या होंगे, अलग अलग ग्रुप्स होंगे। इंडिया में जनरली जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं वो जनरली कास्ट बेस पे बनते हैं या कह सकते हैं रिलीजन के बेस पे बनते हैं। बट बेल्जियम में जो ग्रुप्स थे वो लैंग्वेज के बेस पर बने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं द केस ऑफ बेल्जियम, है ना। चलिए, द केस ऑफ बेल्जियम। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूरा बेल्जियम का क्या है, मैप है, जो आपका येलो कलर से है। यहाँ पे आपके डच स्पीकिंग, यहाँ पे दो भाषाएं बोली जाती थी, डच और फ्रेंच। तीसरी भी एक और लैंग्वेज थी जर्मन, पर बहुत कम लोग वहां पे जर्मन बोलते थे। मेनली वहां पे डच और फ्रेंच बोली जाती थी। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो आपको येलो कलर से रीजन पूरा दिख रहा है, ये कौन सा स्पीकिंग था? तो ये आपका था डच स्पीकिंग, यहाँ पे डच भाषा बोली जाती थी। और जो आपको रेड कलर से दिख रहा है ये कौन सा रीजन है पूरा, जहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाती है। अब हुआ क्या था कि वैसे तो ज्यादातर पार्ट में क्या बोली जाती थी, डच बोलने वाले लोग थे। पर वहां की जो कैपिटल सिटी है ना, बेल्जियम की कैपिटल बाय द वे ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स में वैसे तो देखो आप पूरा येलो कलर से डच वाले हैं, लेकिन इनके अंदर ये कैपिटल सिटी है जहां पर कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग। सिंपल आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। अभी कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट बीजेपी की गवर्नमेंट थी, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इंडिया की कैपिटल अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली, तो वहां पे बीजेपी की, मतलब पूरे इंडिया में बीजेपी है, बट हमारी कैपिटल सिटी में उस समय पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, है ना। तो ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर है कि आपकी पूरी कंट्री में तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे डच स्पीकिंग, लेकिन इनकी खुद की जो कैपिटल सिटी है विच वॉज ब्रुसेल्स, यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा लोग रहते थे। इसी वजह से डचेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कंट्री को रेगुलेट करने में। देख लेते हैं कितने परसेंट कौन था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 59% जो लोग थे वो डच स्पीकिंग थे। उसके अलावा 40% थे फ्रेंच स्पीकिंग, 1% थे कौन से, जर्मन स्पीकिंग। ये आपको साइड में जर्मन स्पीकिंग लोग, यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी मैप देखेंगे तो क्लियरली आपको दिख जाएगा। ये साइड में जो थे दे वर जस्ट 1%। ठीक है, ओके। अब जो डच स्पीकिंग थे वो किस रीजन में थे, तो हैमिश रीजन में। अगर आप देखिए फ्रेंच स्पीकिंग तो वेलोनिया, ये पूरा येलो वाला हैमिश है, ये रेड वाला वेलोनिया है। और वेलोनिया रीजन में ही 1% आपको, मतलब रेड वाले में ही 1% आपको कौन दिख रहे हैं, जर्मन स्पीकिंग। एथनिक कंपोजिशन बेटा आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में आती है। ठीक है, 59 डच, 40 फ्रेंच, 1% जर्मन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि इन लोगों को दिक्कत हुई, जर्मन वालों को नहीं, डच वालों को दिक्कत हुई कि हमारी ही कैपिटल सिटी में, हमारे ही ब्रुसेल्स में हमारी मेजॉरिटी होते हुए भी हमारी गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है।
रीजन क्या है कि उनके एरिया में फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा रह रहे हैं तो फ्रेंच की ही चलती थी। तो इस वजह से उनके बीच में धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। इसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से वहां की गवर्नमेंट ने निकाला। उन्होंने क्या किया, पावर को शेयर कर दिया, स्प्लिट कर दिया। उन्होंने 3 तरह की गवर्नमेंट बनाई, तीनों गवर्नमेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। एक उन्होंने बनाई फ्रेंच गवर्नमेंट, एक उन्होंने बनाई डच गवर्नमेंट, और एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो उन्होंने बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, देखिए ये तो नाम से ही सिंपल है कि फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रेंच के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करती थी, डच वाली डच के रूल्स रेगुलेशंस बनाती थी, फ्रेंच गवर्नमेंट को फ्रेंच लोग ही वोट करते थे, डच गवर्नमेंट को डच लोग ही वोट करते थे। उसके अलावा जो तीसरी गवर्नमेंट थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये इनकी लैंग्वेज के बेस पर बनाई गई कि जो जिस लैंग्वेज को बोलता है, जो जिस ट्रेडिशन को, कल्चर को फॉलो करता है, वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गवर्नमेंट उनको देख सके। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी, कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करती थी। किनके बीच की कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज, तो फ्रेंच के और डचेस के इश्यूज को रिजॉल्व करती थी। इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो भी लड़ाई झगड़े थे वो सारे खत्म हो गए। उन्होंने अपना जो ध्यान है वो लड़ाई झगड़ों से हटाकर डेवलपमेंट में लगा दिया। एंड दिस इज द रीजन अभी भी बेल्जियम काफी डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, ठीक है। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं, श्रीलंका। ओके, अगर आप देखो केस ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका में भी सेम ऐसा ही था कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो सिन्हाली जो वहां की पुरानी भाषा, अगर आपको पता हो तो श्रीलंका का पुराना नाम था सिन्हल। तो सिन्हालीज वहां की क्या है, लैंग्वेज है जो 74% लोग बोलते थे। उसके अलावा तमिल बोलने वाले वहां पे 18% थे। अब तमिल बोलने वाले 18% भी स्प्लिटेड थे किसमें, 13% नेटिव तमिल थे, मतलब जो वहां पे रहकर तमिल भाषा बोलते हैं, है ना, मतलब कह सकते हैं श्रीलंकन तमिल बोलते थे। उसके अलावा 5% लोग थे जो वहां पे इंडिया से जाकर बस गए थे, मतलब वो कौन सी भाषा बोलते थे, इंडियन तमिल। तो एथनिक कंपोजिशन है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सिन्हाली ज्यादा है, मतलब मेजोरिटी किसकी है, नंबर्स में कौन ज्यादा है, तो सिन्हाली। तो किसकी मानी जाएगी इस कंट्री में, तो सिन्हल की या सिन्हालीज की मानी जाएगी। हमेशा ये होता था कि इनकी गवर्नमेंट बनती थी मेजोरिटी होने की वजह से, इसलिए ये रूल्स भी ऐसे लाते थे जो सिन्हालीज के ही फेवर में हो, तमिल को कहीं ना कहीं ओवरलुक कर दिया जाता था। इस वजह से क्या हुआ, फाइनली एक जो कह सकते हैं चिंगारी रिवोल्ट की, है ना, वो इस एक्ट से निकली। वो एक्ट क्या था, 1956 का एक्ट। किसके लिए बना था ये एक्ट, तो सिन्हलास के लिए बना था, जिसमें कंट्री में सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। मतलब जो भी ऑफिशियल कामकाज होने हैं वो सारे किस भाषा में किए जाएंगे, सिन्हलीज। अब क्योंकि तमिल्स को सिन्हलीज नहीं आती थी उतने अच्छे से, तो जितनी भी हाई क्लास पोस्ट थी वो तो उनके लिए ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते थे वो किस भाषा में लिए जाते थे, तो सिन्हलीज में। तो इससे प्रॉब्लम हो गई वहां के तमिलियंस को। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया। धीरे धीरे सिन्हलीज में और तमिल्स में इतनी लड़ाई होने लगी कि ये लड़ाई सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। सिविल वॉर बहुत खतरनाक होती है ना, जब तक कंट्री लड़ रही है तब तक तो ठीक है कि भाई बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, सोल्जर्स झगड़ा कर रहे हैं, वहां तक फिर भी वॉर कंट्रोल की जा सकती है। बट सिविल वॉर में क्या होता है, जनता ही आपस में लड़ने लगती है। उसमें क्या होता है कि कोई किसी के घर जला रहा है, बसेस जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब ये सारी चीजें, ये सारी वॉर सिविलियंस के बीच में आकर सिविल वॉर का रूप ले लेती है। तो क्योंकि यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, रीजन इन्होंने पावर को शेयर नहीं किया बेल्जियम की तरह। अगर शायद ये पावर शेयर कर देते तो ऐसी कोई कंडीशंस आती ही नहीं। फाइनली इनका जो सिविल वॉर है और जिनका सिविल कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हुआ था 2009 में, मतलब बहुत ज्यादा साल नहीं हुए इनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व हुई। एक आ चुका है बाय द वे बोर्ड में कि किस ईयर में इनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ था, तो इट इज 2009, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इन्होंने अपना सारा समय ध्यान वॉर को खत्म करने में और शांत करने में लगा दिया, इस वजह से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में श्रीलंका थोड़ा सा पिछड़ गया। अभी भी बेल्जियम के जितना श्रीलंका डेवलप नहीं है। तो यह आपने देखा कि पावर शेयरिंग करने से फायदा क्या होता है और ना करने से नुकसान क्या होता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं वाई पावर शेयरिंग, है ना, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। तो इसके आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि गिव एनी और गिव सम प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, मतलब क्यों जरूरी है, उसके कुछ प्रूडेंशियल और कुछ मॉरल। मॉरल में हम कह सकते हैं कि इमोशनल वैल्यूज पे बेस्ड हम इनको कर सकते हैं, प्रूडेंशियल में हम इसको लॉजिक बेस्ड कर सकते हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकल फायदा क्या हो रहा है ना। तो प्रूडेंशियल रीजन देख लेते हैं, प्रैक्टिकली क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले तो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि पावर क्या होती है, शेयर हो जाती है, तो झगड़े के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पावर शेयर होने से किसी एक ही पर्सन के हाथ में पूरी कंट्री का दारोमदार नहीं आता, इस वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है कि हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है और सेंट्रल ऑर्गन को वो रिपोर्ट कर देता है, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। फिर यूनिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि पावर शेयर है, हर किसी को अपने अपने हिस्से की पावर मिल रही है, हर ऑर्गन पे अच्छे से नजर रखी जा रही है, हर कोई फायदा उठा रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज का, है ना। तो यहाँ पे नेशन की यूनिटी बनी रहती है। ये तीन है बेटा आपके प्रूडेंशियल रीजन। अब हम देखते हैं मॉरल रीजन। मॉरल मतलब जो इमोशनल एस्पेक्ट पे चले जाएंगे। तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट को जनता इलेक्ट करे। तो क्योंकि जनता इलेक्ट करती है मेजोरिटी बेसिस पे, तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी की असली स्पिरिट है वो पावर शेयरिंग से बनी रहती है कि हर किसी को अपनी अपनी डिग्निटी मिल रही है, हर किसी को पावर एंजॉय करने का राइट मिल रहा है। देन है राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रही है तो हमारे पास, सिविलियंस के पास ये राइट होता है कि हम उसकी सारी वर्किंग को चेक कर सके, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन, मतलब लोगों की डिग्निटी बनी रहती है क्योंकि हमें राइट टू वोट मिलता है, राइट टू एंजॉय पावर भी हमारे पास स्टेबल रहता है। थ्रू व्हाट, थ्रू पावर शेयरिंग। इस वजह से मॉरल और प्रूडेंशियल रीजन है कि किसी भी कंट्री के पास क्यों एक कहना चाहिए प्रॉपर पावर शेयरिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इसका जो आगे के टॉपिक्स है दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।